तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो टॉपिक छूटा हुआ था फिज़िक्स का। उसमें हम लोग पहला वीडियो हम लोग ने देखा था, अपलोड किया था जिसको हमने। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हाउ टू चार्ज ट्रांसफ़र, कितने टाइप से हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए देखिए 3 मेथड होते हैं। तो 3 मेथड चार्ज ट्रांसफ़र के कौन कौन से हो सकते हैं। एक हमने लिखा है बाई फ्रिक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन मेथड है। और दूसरा कौन सा है देखो, कंडक्शन मेथड है। और तीसरा कौन सा है देखो, इंसुलेशन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में हम लोग ये जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ग्लास रॉड है, अगर मान लीजिए कोई ग्लास रॉड है और इसको किसी सिल्क पर आप क्या करिए, रब करिए। सिल्क पर क्या करेंगे, रब करेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि जो सिल्क रॉड है, जो ये ग्लास रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और जो सिल्क है इस पे उतने ही क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये तो रहा बाई फ्रिक्शन मेथड। तो बाई कंडक्शन मेथड हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चार्ज बॉडी है, जैसे सपोज करो कि ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी पर मान लीजिए प्लस 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 कुछ चार्ज है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, और इसके कांटेक्ट में कोई एक अनचार्ज बॉडी ला रहे हैं। अनचार्ज बॉडी में जिस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर इस अनचार्ज बॉडी पे कोई इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो आफ्टर दैट ये होगा क्या कि जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी चार्ज आ जाएंगे, और जो चार्ज बॉडी है उस पर चार्ज तो थे ही। तो जो चार्ज बॉडी थी उस पर भी चार्ज आ गए, और जो अनचार्ज बॉडी थी उस पर भी चार्ज आ गए। बात हुई क्लियर। तो देखिए इस पर भी हम देख रहे हैं चार्ज आ गए, इस पर भी, और इस पर भी चार्ज आ चुके हैं एट दिस टाइम। ओके क्लियर। तो बाई इंसुलेशन मेथड क्या होता है, देखिए बाई फ्रिक्शन मेथड में तो हम कांटेक्ट करते हैं, किसी को ग्लास रॉड ले लिया, कोई सिल्क ले लिया, इस तरह से तो फ्रिक्शन हो जाता है। और कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। बट इंडक्शन में इंसुलेशन मेथड ऐसा है जिसमें हम बॉडी को बिना कांटेक्ट लाए ही चार्ज कर सकते हैं। अच्छा ये बात है, ये कैसे हो सकता है भाई। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है जिस पर हमने देखा कि चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बेसिकली एक स्टैंड लगा दिया जाता है। स्टैंड, ये देखिए स्टैंड का मतलब लगाने का पर्पज़ ये है कि अगर बॉडी से चार्ज ग्राउंड में न जा पाए, और आप ये देख रहे हैं कि अगर एक दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में अगर हम लाएं जिस पर चार्ज कुछ इस तरह से हैं, किस तरह से, इधर इस साइड तो नेगेटिव चार्ज है, और बट आप देख रहे हो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मीन्स बॉडी पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको हम बी बॉडी कह लें और इसको ए बॉडी कह लें तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली है। बट आफ्टर दैट होगा क्या, आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये बॉडी आप जो देख रहे हो, जो बॉडी ये देख रहे हो, इस पर कैसे चार्ज आ गए बताओ, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ थे ही, और इस बॉडी पर सेकंड वाली बॉडी पर केवल नेगेटिव चार्ज रह गए। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज थे यहाँ से रिपेल होकर के दूर चले गए। तो कहने का मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र तो हो पा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि चार्ज को हम 3 तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला ये है कि बाई मेथड ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा हमारा कौन सा मेथड है, बाई मेथड ऑफ कंडक्शन, और थर्ड मेथड है बाई मेथड ऑफ इंसुलेशन। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, कूलॉम्स लॉ, और दूसरा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और थर्ड टॉपिक हमारा होगा कूलॉम्स लॉ लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो देखिए इस कूलॉम्स लॉ में क्या कर रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये क्या कह रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। और कैसे चार्ज हैं ये दोनों बताओ, स्टेशनरी चार्जेस हैं। 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस हों और स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हों कहीं पर, और वो डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम कर लिया, देखो r है। देन आप जानते हो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा,
अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो वही बात कही जा रही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ फोकस रखिएगा। अगर इसको हम हाईलाइटर के थ्रू समझाएं तो आप देख पाइएगा। अगर हम हाईलाइटर से इसको हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए क्या है बताओ। अगर हम हाईलाइटर से इस चीज़ को हम समझा पाएँ तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्या है देखो, हाईलाइटर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रही है? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ये देखो, ये वाली जो पॉइंट देख रहे हो ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है। तो चार्जेस यानी वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर बिटवीन देम नहीं हो, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स अगर हम इसको देखें कि हम इसको क्या देख पा रहे हैं, देखिए तो इसका मतलब है कि f जो है, f किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, देखिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देखिएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो चार्ज कौन कौन से हैं बताओ, Q1 Q2। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इसका हम फिगर बनाएं कि मान लीजिए ये प्लस Q1 का चार्ज है इधर, और इधर क्या है बताओ, प्लस का Q2 चार्ज है। दो चार्ज हमारे पास हो गए। तो इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने अज्यूम किया, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है बताओ, स्मॉल r है। तो आप जानते हो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा इनके लाइन ऑफ एक्शन में ही लगेगा। तो लाइन ऑफ एक्शन इधर हो गया और एक लाइन ऑफ एक्शन इधर हमने लगा दिया। आप जानते हैं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर, ये जो प्लस का Q1 है Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा और इसका नाम होगा F एट 2 ड्यू टू 1। इधर क्या लिखेंगे बताओ, F एट 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगे, मान लीजिए यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसलिए रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड F इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे, देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। बोलो क्लियर। इसके बाद हम देखें अगर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ लगा हुआ है, इसको हम हटा रहे हैं। हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं K, और K इज इक्वल K, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो रहा है बताओ, R स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब जो एक K क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज K, तो K क्या है, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं K क्या है, एक K क्या है बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K क्या है, व्हाट इज K, कोई पूछ ले आपसे, कूलम्बियन कांस्टेंट नहीं बताइएगा। K क्या है बताओ, K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और क्या कि किसी मीडियम पे डिपेंड करता है, यस K डिपेंड्स ऑन मीडियम। K जो है मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है, K डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो आप पूछेंगे जो ये सर दोनों चार्जेस लिए गए हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये दोनों ही चार्जेस हमारे स्पेस में हैं, एयर में हैं। तो जहाँ पर K की वैल्यू एयर के लिए अगर हम कहें, एयर के लिए वैल्यू जो K की वैल्यू होती है 1.003 होती है फॉर एयर। अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में K की वैल्यू होती है लगभग ये 1 की होती है। कहाँ पर बताओ, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 होती है। और साथ ही साथ मेटल के लिए K की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल। इसका मतलब अगर हम मेटल में लेंगे तो K की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर K की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान रखना ऐसे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे भी।
तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाली है, k की वैल्यू जो लाई करेगी वो मिनिमम तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है बताओ, इनफाइनाइट हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो k इसका मतलब क्या है, k मीडियम पे डिपेंड करता है कि अगर हम कोई मीडियम दो चार्जेस के बीच में मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कोई मीडियम पुट करें, मीडियम मतलब ये दोनों चार्जेस अभी मान लीजिए स्पेस में हैं, इनको हम पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें या केरोसिन ऑयल में डाल दें, डीजल में डाल दें, पेट्रोल में, तो क्या है तब भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा? नो, इतना ही फोर्स नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर मीडियम आ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ को हम देखना चाहेंगे, थोड़ा इधर हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि F अगर फोर्स, ये दोनों चार्जेस हमारे कहाँ हैं बताओ, स्पेस में है। स्पेस मतलब वैक्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो k की वैल्यू है बताओ वो क्या है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ के लिए बताओ, एयर के लिए। एयर मतलब हमने मान लिया वैक्यूम, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर मान लीजिए इन दोनों चार्जेस को हमने किसी मीडियम में ले जाएगा इनको, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ मीडियम हो जाएगा इसको हम लिख देंगे बताओ k इंटू में, k क्या लिखेंगे, k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो हुआ नहीं? अच्छा, आप जानते हो इसी चीज़ को तो हम ये भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है भाई, ये कांस्टेंट है जिसको हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हो 9 × 10⁻⁹ होती है। अच्छा जी, ये है हमारा कहाँ के लिए बताओ, एयर के लिए। आप जानते हो एयर के लिए एप्सिलॉन वैल्यू कितनी होती है, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर k की वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होती होगी, तभी तो ये इसका जो डिवाइडेशन हुआ वो 1 ही हुआ। k इंटू में क्या हम लिख दे रहे हैं, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बताओ, आर स्क्वायर। अगर किसी मीडियम में ले जा रहे हैं तब यही चीज़ क्या हो जा रही है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लिख देंगे एप्सिलॉनियम, और यहाँ लिख देंगे हम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? अगर हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करें और इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या करना है, डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए F/Fm। F/Fm जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप जानते हो ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई से कैंसिल होगा, तो ये एप्सिलॉन m है ये ऊपर जाएगा और जो एप्सिलॉन नॉट है ये नीचे आएगा। इसका मतलब कि भाई इसको तो हम कहते हैं कैपिटल K, इसको क्या कहते हैं बताओ, कैपिटल K कहते हैं, और जो ये चीज़ आती है इसको कहते हैं हम एप्सिलॉन r। इसका मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन r मीन्स होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन का m का मतलब होता है परमिटिविटी इन मीडियम, और ये इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी इन एयर। तो k की वैल्यू हम लोगों ने देख लिया। अगर हमसे कहा जाए किसी मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मीडियम में फोर्स कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर F/m हो जाएगा। किसी मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, F/m। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, हाईलाइटर से इसको हम हाईलाइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो जो ये आया है ये कितना आया है, देखो अगर हम इसको हाईलाइट कर पाएँ तो कितना आ रहा है, देखो इसको हम हाईलाइट करते हैं, और ये जो वैल्यू आई है k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लाई करती है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आई आपको? तो हमने क्या क्या देखा आज, ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमने ये देखा है F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to R square। इन दोनों को कंबाइन किया है तो F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हुआ। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, जिस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जहाँ पर हमने लिख लिया
के ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है हर मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? फॉर एयर के लिए अगर पूछा जाए तो 1.003 होती है, और वैक्यूम के लिए 1 होता है। अगर किसी मेटल के लिए बात की जाए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब आगे आइए देखिए, हमने बताया कि कैसे चेंज करता है। जैसे मान लीजिए इस फार्मूले को हमने लिखा, ये आप देख रहे हो, ये चीज़ हमने लिखा, ये चीज़ हमने लिखा, आप देख रहे हो, F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ के लिए बताओ? एयर के लिए है। और FM जो आपको मिल रहा है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बल्कि यहाँ पर हम M भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप जानते हो कि वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इस बार हम M लिख देंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं ना। अगर दोनों को हम डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड करने से हमको क्या मिलेगा बताओ? अगर F/FM, यही तो मिलेगा, F/FM इज इक्वल टू, आप ये सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दोनों से कैंसिल होगा, मिलेगा क्या? ये चीज़ ऊपर जाएगी, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। और इस एप्सिलॉन M अपान एप्सिलॉन नॉट को हमने कह दिया रिलेटिव परमिटिविटी, और जो F/FM को हम कह रहे हैं K। बोलो, इतनी बात क्लियर है? आई थिंक आपको इतनी बातें ज़रूर क्लियर होगी। आइए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में ये आपके एग्ज़ाम में खूब ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे, देखिए जो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स फाइंड किया है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सपोज करिए कि स्पेस में कहीं पर दो चार्जेस हैं जिनके नाम है Q1 और दूसरा चार्ज है क्या बताओ? Q2। ये चार्जेस हैं। अब ये दो चार्जेस स्पेस में हैं, तो इनकी डिस्टेंस अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक हमको पोजीशन वेक्टर लेना होगा इस ओरिजिन से। तो आप देख रहे हो ये क्या है बताओ? ओरिजिन है। यहाँ से इस पोजीशन वेक्टर, इसकी डिस्टेंस हमने ले लिया r, तो जो पोजीशन वेक्टर है r1। और आप देख रहे हो O से Q2 की जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, ये कितना है बताओ? r2 है। अब ध्यान रखना ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं, हमने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है। ध्यान रखना कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए गए हैं। तो जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो आप जानते हो इन्हीं के लाइन ऑफ एक्शन में तो एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ भी ऐसे ही फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ होगी। तो हम इसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो जो इधर फोर्स बन के आएगा आप जानते हो 2 पर कौन फोर्स लगाएगा? 1। और इधर हम लिख देंगे फोर्स की वैल्यू 1 पे कौन लगाएगा? 2। तो फिर बात ये आती है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? ये भी तो वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और जो ये डिस्टेंस है ये भी वेक्टर है। तो सब वेक्टर में है, तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस 1 से 2 के लिए आ रही, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे r12, और जो इधर 2 से 1 की तरफ जा रही है इसको हम कह देंगे डिस्टेंस r21। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यही केवल समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए अब इसको हम जो कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स है इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे? तो जो हमारा पहले का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है? देखिए अगर हम F21 फोर्स ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा F21 फोर्स अगर ये वाला फोर्स ले रहे हैं तो हम लोग डिस्टेंस ये वाली लेंगे। ध्यान रखना ये वाली डिस्टेंस लेंगे। इसका मतलब कितना होगा? r12 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है। अगर वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो एक यूनिट वेक्टर से इसमें क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो हमारा कूलम्बियन फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। तो अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है यही ध्यान रखना है हमको। तो यही वेक्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अब ध्यान रखना इसको हम क्या लिख सकते हैं? r12। तो r12 को r12 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये यूनिट वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर
वेक्टर अपॉन डिवाइड बाई मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, मॉड ऑफ द वेक्टर। अब इसके बाद देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और डिवाइड बाई R12 ये भी है, R12 ये भी है। और ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर लगाना ना भूलें, स्क्वायर है तो अब ये स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है तो इसलिए ये हो सकता है R12 का क्यूब, और यहाँ क्या लिख सकते हैं वेक्टर R12। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो क्या सिमिलरली ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, किसके लिए, सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे, देखिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं F12 के लिए भी सकते हैं। तो F12 क्या हो सकता है, आप ज़रा देखिए F12 की वैल्यू इतनी ही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिखेंगे बोलो क्या, Q1 Q2 और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, देखो अगर हम 1-2 ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना लेना होगा हमको बताओ, ये डिस्टेंस लेना होगा R21 का हम स्क्वायर लिखेंगे इंटू R21 वेक्टर लिख देंगे। बोलो क्लियर है। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। यहाँ वेक्टर फॉर्म लगा दीजिए, क्या ये वेक्टर फॉर्म में ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके हम देखते हैं कि क्या हमने दरअसल लिखा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, कलर हम चेंज कर लेते हैं ये वाला कलर। तो आप देखते हैं ये देखो F12 इज इक्वल टू इस तरह से आया है, ये जो चीज़ आई है इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, या इसको हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से आप देख पा रहे हो, देख रहे हो इस तरह से आया हुआ। बोलो क्लियर है। और जो ये वाला फोर्स आया है इस फोर्स को हम लोग इस तरह से लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पर। अच्छा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। और आप एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा ज़रा, कि कौन सी बात, यहाँ एक बात की ध्यान रखने वाली है कि जो हम ये कह रहे हैं कि जो आप देख रहे हो F12 वेक्टर, क्या ये वेक्टर F21 के इक्वल है। हाँ, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर हमको इक्वल लिखना होगा तो हमको ऐसे लिखेंगे। तो आप जानते हो कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया गया है कि जो कूलॉम्स लॉ है, जो उनको फोर्सेस आते हैं, ये न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के जो वेक्टर फॉर्म है, या कूलॉम्स लॉ में जो फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं हम एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन मतलब ये वाला फोर्स इसके अपोजिट में है, तो अपोजिट कम होने का मतलब यहाँ पर एक्शन रिएक्शन अप्लीकेबल है। बोलो क्लियर है। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर होगी। आगे बढ़ लेते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। यहाँ से थोड़ा सा हम हाईलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। हाईलाइटर का इस्तेमाल देखिए, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड, यहाँ ध्यान रखनी है, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, किसके लिए वैलिड है, फॉर पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। कूलॉम्स लॉ किसके लिए, ऐसा नहीं कि मूविंग चार्ज के लिए हो, पॉइंट चार्जेस हो, बहुत बड़े बड़े साइज में चार्जेस ना हो, उनके लिए नहीं वैलिड है। ये केवल पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही वैलिड है। और सेकंड क्या है इसकी लिमिटेशन, बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो दो लिमिटेशंस कूलॉम्स लॉ की आप लोग जानते रहिएगा, यही एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। पहले कौन सी कि भाई चार्जेस कैसे हों, बताओ पॉइंट चार्ज हों, बहुत बड़ी साइज़ के चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, तो पॉइंट चार्ज हों। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप पूछा जाए तो हमने अभी आपको बताया कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सियल लाइन में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हम समझाएं
कि देखिए अगर हम कहें Q1 चार्ज है और इधर क्या है बताओ Q2 चार्ज है और दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो आप जानते हो इनके बीच में कैसा फोर्स आएगा बताओ, रिपल्सिव फोर्स आएगा। रिपल्सिव फोर्स तो आएगा, बट इसी की लाइन, इन्हीं दोनों चार्जेस की जो सेंटर की लाइन ऑफ एक्शन है आप देख रहे हो, इसी में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो फोर्सेस यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से नहीं है। कूलॉम्स लॉ में जो फोर्सेस डेवलप होंगे उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जो चार्जेस को सेंटर लाइन मिला रही है, इसी की लाइन ऑफ एक्शन में होगा। आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। ये तीनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप सब लोग जानते हैं। तो आज हम लोग इतना रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे, और डाइपोल मोमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। किसका डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग मोमेंट भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल देखना ना भूलिए, प्यार और सहयोग बनाए रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को